इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। मैं हूं पंकज भार्गव। मुकाबला में आज का सबसे बड़ा सवाल कि क्या 4 दिन में जम्मू कश्मीर बदल जाएगा। 24 जून को प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर की ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। इसमें जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं को न्योता भेजा गया है। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ यह पहली बैठक होगी। इस मीटिंग में 2 बड़े मुद्दे हो सकते हैं। पहला, परिसीमन यानी डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में जम्मू कश्मीर के नेताओं को जानकारी देना। जुलाई तक परिसीमन का काम खत्म कर लेना है, इसलिए सभी दलों से परिसीमन में सहयोग करने के लिए कहा जाएगा। दूसरा बड़ा एजेंडा जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने को लेकर है। माना जा रहा है कि भविष्य में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की प्रक्रिया को सिलसिलेवार तरीके से बताया जाएगा ताकि सभी दल इस प्रक्रिया में शामिल हो सके। लेकिन धारा 370 पर मीटिंग में कोई बातचीत नहीं होगी। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिए जाने का मसला चर्चा का विषय हो सकता है। अब आपको बताते हैं कि 24 जून को प्रधानमंत्री के साथ होने वाली सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के लिए किस किस नेता को न्योता भेजा गया, इनविटेशन भेजा गया है। पीडीपी से बात करें तो महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला, कांग्रेस से गुलाम नबी आजाद और ताराचंद को बुलाया गया है। तो वहीं पीपल्स कॉन्फ्रेंस से सज्जाद लोन, पीपल्स कॉन्फ्रेंस से ही मुजफ्फर हुसैन बेग को भी बुलावा भेजा गया। और वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से निर्मल सिंह और साथ ही साथ कविंद्र गुप्ता इसमें शामिल होंगे। सीपीएम से मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और जेकेएपी से अल्ताफ बुखारी और पैंथर्स पार्टी से भीम सिंह को बाकायदा इस सर्वदलीय बैठक के लिए न्योता भेजा गया, इन्विटेशन भेजा गया है। तो जम्मू कश्मीर ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल होने पर किस पार्टी का क्या रुख है, जरा हम आपको वो बता दें कि कौन कौन सी पार्टी जो हैं वो किस तरह का उनका रुख है। पीडीपी ने अपना फैसला पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती पर छोड़ दिया है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस बैठक में शामिल होने के संकेत दे रही है, इंडिकेशन दे रही है। कांग्रेस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जेकेएपी और पैंथर्स पार्टी ने भी ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल होने के संकेत दिए हैं। ये सभी दल अपनी अपनी पार्टी की बैठक बुलाकर एजेंडा तय करेंगे और फाइनल फैसला कल गुपकार गुट की जो बैठक है उसके बाद ही लिया जाएगा। लेकिन सवाल ऐसे में यह है कि क्या नए कश्मीर के निर्माण में 14 दलों का साथ मिलेगा? क्या होगा मीटिंग में कश्मीर पर बड़ा फैसला? इसी मुद्दे पर आपसे थोड़ी ही देर बाद यानी छोटे से ब्रेक के बाद मुकाबला में बहस होगी। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली जुड़ेंगे, उसके अलावा पीडीपी से हमारे साथ ताहिर सईद साहब जुड़ेंगे और साथ ही साथ कश्मीरी पंडितों की बुलंद आवाज सुशील पंडित हमारे साथ होंगे। इफ्तिकार अहमद और वक्कार भट्टी जो कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे। फौरन लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को लेकर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। सवाल ऐसे में यह है कि क्या इन 14 दलों का साथ मिलेगा और क्या कश्मीर पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है? इसी पर आज का मुकाबला है। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राजीव जेटली, आपके पास मैं आना चाहूंगा। कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? पॉलिटिकल प्रोसेस क्या ऐसे में शुरू हो सकता है? एजेंडा क्या है? कश्मीर से प्यार करने वालों को एक साथ जोड़ना, कश्मीर की उन्नति के लिए उनका योगदान लेना, कश्मीर के अंदर जो राजनीतिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसको मजबूत करना, कश्मीर को वो सभी अधिकार देना जिनसे उनके ही लोग वंचित रह गए थे। क्या इसके लिए कोई भी पार्टी पीछे हटेगी? कोई भी राजनीतिक पार्टी कहेगी कि हम इसमें सहयोग नहीं करना चाहते हैं? सब राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं कि कश्मीर को आगे लेके जाया जाए। सब राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं कि कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव हो और भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री का यही स्वप्न है कि कश्मीर जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है उसमें सभी राजनीतिक पार्टियां एकजुट होकर के आए। और यही हमारा एजेंडा है कि हम वहां पर एक मजबूत व्यवस्था बनाना चाहते हैं, अच्छे कॉलेजेस बनाना चाहते हैं, बना रहे हैं, अच्छे मेडिकल कॉलेजेस बनाना चाहते हैं, कश्मीर के युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं, कश्मीर में तरक्की चाहते हैं। इन तरक्की, रोजगार, युवा, मेडिकल कॉलेज, IIT, IIM, इन सबके बीच में कहीं विरोध नजर आ सकता है? मुझे लगता है प्रश्न ही नहीं होना चाहिए पंकज जी, क्योंकि आज जो हम जिस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं हम केवल विकास की लड़ रहे हैं। कश्मीर को आतंकवाद मुक्त करवाना चाहते हैं। कश्मीर में आतंकवाद में लगभग 43% की कमी आई है। ऐसा कश्मीर तो सबको पसंद होगा। जिसको पसंद नहीं होगा वो आपके चैनल पे अब डिबेट करेंगे, वो उसका विरोध करेंगे। जो कश्मीरी है और कश्मीर से प्यार करता है, मुझे लगता है जो बात मैं कहूंगा वही बात मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। ताहिर सईद साहब, नेक नियत है कि कश्मीर को आगे ले जाना है, तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि प्रधानमंत्री ने जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है इसका मकसद और क्या हो सकता है? क्योंकि अभी तक ये तय नहीं है कि महबूबा मुफ्ती जी आने वाली हैं या नहीं आने वाली हैं, उसको लेकर बाकायदा भी मीटिंग्स चल रही हैं।
देखिए पंकज जी, आज हमारी पार्टी की एक पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की आज मीटिंग हुई, जिसमें हमारी पार्टी सदर मोहतरमा महबूबा जी को ये इख्तियार दिया गया कि वो PAGD जो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन है, उसमें जाकर जो है वो पार्टी के हवाले से जो भी फैसला लेना चाहते हो कि वो ऑल पार्टीज मीटिंग में कैसे पार्टिसिपेट करें नहीं करें, तो उनको इसका पूरा जो है वो मुकम्मल इख्तियार दिया गया है। जहां तक पार्टी का सवाल है, हमारी पार्टी का मौकफ, हमारी पार्टी का स्टैंड बहुत वाजिया है कि हम डायलॉग के साथ हैं, हम डायलॉग के हक में हैं, लेकिन डायलॉग कंस्ट्रक्टिव हो, डायलॉग रिजल्ट ओरिएंटेड हो और मीनिंगफुल डायलॉग हो। हम किसी भी तरह के डायलॉग के खिलाफ नहीं है। जिस तरह की जो हम सुबह से बातें देख रहे हैं टीवी चैनल्स पे आ रही हैं, वो बिल्कुल वो सदाकत से बिल्कुल दूर है। हम किसी भी तरह के डायलॉग के खिलाफ नहीं है, लेकिन यह है कि हमारा एक फोरम एक है जो PAGD है, गुपकार अलायंस जो हमारा है, जो भी कोई फैसला होगा, हम कह रहे हैं कि एक कलेक्टिव हमारा एक फैसला होगा कि किस तरह से जाना है, क्या एजेंडा होगा, जाना है नहीं जाना है। ताहिर साहिब साहब, इससे पहले कि मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊं, एक छोटे से सवाल का जवाब चाहिए मुझे, मीटिंग में लिया जाएगा। जी ताहिर साहिब साहब, एक छोटा सा जवाब मुझे चाहिए, उसके बाद मैं दूसरे गेस्ट के पास भी जाऊंगा। सवाल यह है कि देखिए 14 दलों को इनवाइट किया गया है, होम सेक्रेटरी ने बाकायदा फोन करके सभी नेताओं से बात की है, तो ऐसे में सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। ठीक है गुपकार बना है, लेकिन अकेले फारूक अब्दुल्ला आएंगे उससे तो बात नहीं बनेगी, सबको आना चाहिए, सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। आप खुद कह रहे हैं कि PDP का भी ये स्टैंड है कि डायलॉग होना चाहिए। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा ना, हमारा PDP एज ए पार्टी का जो डिक्लेरेशन है जो 20 जुलाई 1999 को बना है, उसमें पहली बात यह है कि PDP जो है वो डायलॉग को एनकरेज करेगी और हम आज भी उस चीज पर कायम है। लेकिन हमने यही कहा है कि हम मीनिंगफुल डायलॉग के हक में है। सबसे पहले वहां से भी ये होना चाहिए, एजेंडा भी वहां से वाजिया होना चाहिए कि वो किस चीज पर बात करना चाहते हैं। ये चीज भी तो वाजिया होनी चाहिए ना कि वो किस चीज पे बात करना चाहते हैं। वो इलेक्शन पे बात करना चाहते हैं, वो डिलिमिटेशन कमीशन के जो पार्टिसिपेशन पे बात करना चाहते हैं, वो स्टेटहुड पे बात करना चाहते हैं, वो 370 पे बात करना चाहते हैं, 35A पे बात करना चाहते हैं। ये चीजें भी वहां से वाजिया होनी चाहिए, ये सिर्फ फोटो ऑप्टिक्स नहीं हो। इसलिए चूंकि हमने एक अलायंस बनाया हुआ है, उसमें हमारा इससे पहले भी ये है कि हमारा एक कलेक्टिव फैसला होगा। जब अलायंस बना था तब भी ये फैसला हुआ था कि जो भी कोई फैसला होगा वो हम साथ में लेकर करेंगे, तो जब भी कल कोई फैसला होगा तो वो साथ में लेकर किया जाएगा। चलिए ताहिर साहब, आपको राजीव जेटली सुन रहे हैं, उनसे हम जवाब लेंगे। डायलॉग के खिलाफ नहीं है लेकिन अब जो जिम्मेदारी है पंकज जी, अब जो जिम्मेदारी है वो मरकजी सरकार पर है कि वो यहां पर एक कंडीसिव एटमॉस्फेयर पर वो जो है यहां पर एक कंडीसिव एटमॉस्फेयर हो, लोगों का एतमाद बहाल हो, लोगों का जो एतमाद जो है, कॉन्फिडेंस जो है वो शेक हुआ है। जो 5 अगस्त 2019 को जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो फैसले हुए जम्मू कश्मीर के हवाले से, जम्मू कश्मीर के लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो पूरी तरह से शेक हुआ है। ठीक है, आपकी बातें सुन ली है राजीव जेटली साहब से इस पर जवाब लेंगे, मरकजी सरकार पर है। जी इसका जवाब हम लेंगे राजीव जेटली साहब से। जरा इफ्तिकार साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप जरा ये बताइए, 5 अगस्त 2019 जब 370 धारा हटाई गई थी, उसके बाद अब 2 साल होने को आए हैं, नहीं लगता आपको कि एक बहुत अच्छी शुरुआत है केंद्र सरकार की तरफ से? अब जब जम्मू कश्मीर को लेकर एक सर्वदलीय मीटिंग होने वाली है और इससे एक अच्छी शुरुआत होगी कश्मीर को आगे ले जाने के लिए। बिल्कुल, जहां तक बातचीत का सवाल है तो बातचीत ही हर एक मुद्दे का हल होता है। हमारा यकीन तो यही है और हर एक बाशिंदे का, मुल्क के बाशिंदे का यकीन यही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक कंफ्यूजन है। अगर आप कहीं भी स्टेट में किसी भी राज्य में इलेक्शन करवाते हैं तो इलेक्शन कमिश्नर नोटिस निकालता है, इलेक्शन हो जाते हैं। अगर आपने एक फैसला लिया, मुहक्कम फैसला लिया कि आपने 370 हटाए और आपको लग रहा है कि हमने बहुत ही अच्छा फैसला लिया और जम्मू कश्मीर में सब कुशल मंगल है, तो आप ये बातचीत का मतलब बातचीत किससे करना चाहते? क्या बैरूनी मुल्क है कोई? अपने स्टेट के लोगों के साथ किस बात पे बात करनी होगी आपको? क्या आपको खुद भी लग रहा है कि नहीं हमने जो किया है गलत किया है और जम्मू कश्मीर के लोगों ने वो एक्सेप्ट नहीं किया है? अब आप कहीं ना कहीं और रास्ता लेके आ जाते हैं, या कहीं ना कहीं आपके दिमाग में और कुछ बिगाड़ने का ख्याल है और उस बिगाड़ के लिए बातचीत करना चाहते हैं आप? कल तक जिन प्रवक्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने नहीं, इवन दो प्राइम मिनिस्टर ने खुद, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने खुद इसको गुपकार गैंग कहा। आज गुपकार गैंग कैसे आपके लायक हो गए कि आप उनके साथ बात करना चाहते हैं आज की डेट में? इतना कंफ्यूजन
हाँ, अगर आपका फेलियर बाकी स्टेट में है, अगर आपको कोविड में फेलियर्स हो गए, अगर आपके फेलियर्स इकोनॉमी में फेलियर हो गए, अगर आप कश्मीर को लिटमस पेपर और प्रैक्टिकल लैब बनाना चाहते हो तो ठीक है, फिर तो लोगों को आप कितनी देर तक आप लोगों के लिए कश्मीर यूज करेंगे और यूटिलाइज करेंगे। कश्मीर में डेफिसिट है, ट्रस्ट डेफिसिट है। ये ट्रस्ट डेफिसिट खाली भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, कश्मीर के साथ धोखाधड़ी जितनी भी आज तक राजनीति पार्टियां आई दिल्ली से, उन्होंने कश्मीर के साथ एक धोखाधड़ी करी। आज उसी का मरहला चल रहा है। मुझे लग रहा है कि बातचीत में कोई ये नहीं है, आश्चर्य नहीं है, लेकिन अगर इलेक्शन होने हैं तो उसके लिए इलेक्शन कमिश्नर है। बाकी या तो आपको खुद भी ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली। सुशील पंडित साहब, ट्रस्ट डेफिसिट है उसकी ये बात कर रहे हैं। कितनी जो भी राजनीतिक दल आए उन्होंने कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया, ये बात कर रहे हैं। और जिसको गुपकार गैंग नाम दिया गया था, अब उनसे बातचीत की याद 2 साल बाद क्यों आ रही है? अगर इलेक्शन ही कराने हैं तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन है। सुशील पंडित साहब, अब ये भरोसे की बात कर रहे हैं कि कश्मीर का भरोसा केंद्र सरकार से, सियासी जमातों से उठ गया है। इनके मुंह से ये भरोसे वाला शब्द शोभा नहीं देता। इस देश ने भरोसा करके ऑटोनॉमी दी थी 370 की। इस देश ने भरोसा करके सैकड़ों लाखों करोड़ रुपया कश्मीर भेजा था। उन्होंने उस ऑटोनॉमी का क्या किया? कश्मीर से हिंदुओं की नस्लकुशी कर दी। उस पैसे का क्या किया? डकार गए। अब ये किस भरोसे की बात करते हैं? इन्होंने उस पैसे का क्या किया? दहशतगर्द तंजीमों को अपने यहां पनाह दी। कश्मीर में जितने भारतीय सुरक्षा कर्मी को बलिदान देना पड़ा है, सारे युद्धों को भी अगर आप मिला दें तो उतने सैनिक नहीं गए हैं जितने कश्मीर की दहशतगर्दी में भारत के सुरक्षा कर्मी अपनी जानों से बहक हुए हैं। ये किस भरोसे की बात करते हैं? ये सोच समझ करके भरोसे की बात करनी चाहिए। ये जो उससे पहले पीडीपी के ये कहते हैं भरोसा, इन्होंने सत्ता में आते ही पहला हफ्ता नहीं पूरा हुआ था, मसरत आलम को छोड़ दिया, जिसको पकड़ने के लिए महीनों लग गए थे। इनामी आदमी था वो। भरोसे की बात करते हैं। इन्होंने आसिया अंद्राबी को पाकिस्तानी झंडा लहराकर नेशनल डे मनाने दिया था। ये भरोसे की बात करते हैं जो कश्मीर ने कभी नहीं देखा। उस गठबंधन सरकार के दौरान कश्मीर के श्रीनगर के पुलिस हेडक्वार्टर के सामने मजमा लगा करके पाकिस्तानी झंडे फहराए गए थे। ये किस भरोसे की बात करते हैं? इन्होंने देश का भरोसा तोड़ा है। ये आए दिन कभी चीन से 370 वापस मांगने की बात करते हैं, कभी पाकिस्तान से बात कराने की बात करते हैं, कभी सीपीईसी कॉरिडोर में जाने की बात करते हैं। ये भरोसे लायक बचे हैं? वकार भट्टी, मेरा तो किस भरोसे की बात करते हैं आप? इफ्तिखार साहब कह रहे थे जी, इफ्तिखार साहब कह रहे थे अभी कि ये गुपकार गैंग इनका नाम दिया और फिर इनको फिर से दावत दी बातचीत के आने की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये। हाँ। पुराने कूड़े करकट को रिसाइकल करके आप कौन सी नई चीज बनाएंगे? आपने गंभीर आरोप लगाए थे संसद में खड़े होकर के इन्हीं लोगों पर। इनके ऊपर तो चार्जशीट होनी चाहिए थी, मुकदमे चलने चाहिए थे, इनको सजाएं मिलनी चाहिए थी। ये आपकी मेहमान नवाजी में आकर के अब फोटोएं खिंचवाएंगे और आपको तजवीज देंगे कि क्या करना है कश्मीर में, और आप वही करेंगे। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं कि इन 2 सालों में उस 5 अगस्त 6 अगस्त की घोषणा के बाद जो बदल आना चाहिए था वो बदल दिख रहा है क्या? वहां की एडमिनिस्ट्रेशन में, वहां की पुलिस में, ब्यूरोक्रेसी में, लोअर जुडिशरी में, मीडिया में, एकेडेमिया में, सिविल सोसाइटी प्लेटफॉर्म्स पर वही काबिज है, वही जिहाद का शिकंजा है। उस पर पेशरफ्त होने की जगह अगर आप फिर 2 कदम पीछे खींचेंगे, हाँ। स्टेटहुड की बात करेंगे तो अपने ही किए कराए पे पानी फेरेंगे। ठीक है सुशील पंडित साहब, आपकी बात सुन ली। एक बात और, जी जी, आपने अभी तक कश्मीरी निष्कासित हिंदुओं के पुनर्स्थापना का एक पॉलिसी, एक प्रपोजल, एक डॉक्यूमेंट तक जारी किया है?
आपने एक्नॉलेजमेंट की है अब तक कि उनके साथ जो जेनोसाइड हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है? क्या आपने अभी तक कोई मुकदमा चलाया है उन लोगों पर जिन्होंने ये जघन्य अपराध किए? तो ये कौन सी लीपापोती है? ये कौन सा पैचवर्क सोल्यूशन है? ये कौन सी अफरा तफरी में सब कुछ नॉर्मल डिक्लेयर करने की एक हाबड़ तबड़ मची थी? तो कहीं ना कहीं सुशील पंडित साहब, ये आप बीजेपी से भी सवाल कर रहे हैं क्या? केंद्र सरकार से भी आप ये सवाल कर रहे हैं? बिल्कुल जी, ठीक है। अच्छा, वकार भट्टी, अब आपके पास मैं आऊंगा। जो बात सुशील पंडित जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप भरोसे लायक हैं क्या, जो आप पर भरोसा करें? जी सर, हम तो भरोसे लायक हैं या नहीं हैं उसके बारे में तो मैं बाद में जवाब देता हूं, बट पहले तो मैं ये बताता हूं कि नरेंद्र मोदी साहब, वो दिन याद होगा पंकज भाई आपको, जब मैं आपके ही टीवी चैनल पर बैठ के 5 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक आपके टीवी चैनल पर बैठ के यही बातें सुनता था भाजपा के प्रवक्ताओं से, नरेंद्र मोदी साहब से, होम मिनिस्टर साहब से, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सजाद गनी लोन, जितने भी पॉलिटिकल जमातें हैं जम्मू कश्मीर की, चाहे वो मेन स्ट्रीम की थी चाहे वो हुर्रियत की जमातें थी, सबको पानी पी पी के कोसा है नरेंद्र मोदी। देश को यह बताने की कोशिश की उन्होंने, हमेशा हिंदुस्तानियों को यह बताने की कोशिश की कि ये तमाम के तमाम पाकिस्तान से पैसा लेते हैं, ISI का पैसा लेके ये जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करना चाहते थे, इसलिए हम 370 को 35A को आज ये खत्म कर रहे हैं, क्योंकि हमें जम्मू कश्मीर को आजाद करवाना है इन सियासी जमातों से। ये बात हुई, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, देशवासियों को भी पता है। आज वही नरेंद्र मोदी की सरकार उसी गुपकार के पास, जिसको गैंग कहती थी, अभी हमारे इफ्तिखार साहब ने यह बात कही, मैं उनकी बात का सपोर्ट करता हूं कि उन्होंने ही कहा कि जिनको गैंग कह के गालें दे दे के पानी पी पी के कोसते थे, आज उन्हीं के आके घुटने टेकते हैं, आइए हमारी दावत पे, एक्सेप्ट कीजिए हमारी दावत पे। और वो भी उन लोगों को दावत दे रहे हैं जिनका कश्मीर वैली में 1% कोई वजूद नहीं बचा है। ठीक है, आपकी बात सुन ली हमने। वकार भट्टी, मैंने आपकी बात सुन ली। अब जरा मैं राजीव जेटली साहब के पास जाना चाहूंगा। ठीक है, आपकी बात सुन ली। ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली। ठीक है, इन पार्टियों का, इन जमातों का कश्मीर में कोई इनकी वैल्यू नहीं है। ठीक है, इनके सोशल मीडिया से लेके जहां भी आप जाएंगे, जब भी ये कोई स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, नरेंद्र मोदी से लेके हर छोटे लीडर तक जिन्होंने कश्मीर को धोखा दिया है, वो जम्मू कश्मीर की आवाम के दुश्मन है और उनको सजा मिलकर रहेगी। चलिए, हमने आपकी बात सुन ली। राजीव जेटली जी, अब आपके पास देखिए सुशील पंडित जी का भी सवाल है और साथ साथ इफ्तिकार मिसगर ने जो बात कही और जो वकार भट्टी ने बात की कि जिसको गुपकार गैंग कहा उसी के आगे अब उन्हीं को न्योता दिया जा रहा है, उनका 1% भी वजूद नहीं कश्मीर में, उन नेताओं को आप बुला रहे हैं, तो उसका फायदा क्या? और दूसरा जो सुशील पंडित जी ने बात किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लीपापोती हो जाएगी सिर्फ। पंकज भाई, गुपकार गैंग जब हम कहते थे तो उसके पीछे की वजह थी, क्योंकि उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था। उस रेजोल्यूशन में एक ही एजेंडा था। एजेंडा क्या था, इस बात को समझने की जरूरत है। एजेंडा यह था कि आप वो व्यवस्था वापस दीजिए जिस व्यवस्था के अंदर हमने कश्मीर के अंदर वाल्मीकियों को रोजगार से वंचित रखा। ये मांग कर रहे थे कि हमें वही व्यवस्था वापस दीजिए जिसमें हमारे यहाँ की बच्ची अगर बाहर शादी करके जाएगी तो उसको कोई अधिकार हमारे प्रदेश में नहीं मिलेगा। ये तीसरी बात वो कह रहे थे कि हमें वही व्यवस्था वापस दीजिए जिस व्यवस्था के अंदर ना तो हमारे पास कोई कैंसर इंस्टीट्यूट हो, ना हमारे पास कोई मेडिकल कॉलेज हो, ना हमारे पास कोई कॉलेज रह गए। जो 25,000 आपने पद कॉलेजों में क्रिएट करे वो वापस दे दीजिए। हमें नहीं चाहिए कोई पद, हमें नहीं चाहिए कोई रोजगार, हमें नहीं चाहिए हमारे बच्चों का अच्छा भविष्य। हम चाहते हैं कि वो मलेशिया जैसी कंट्री जो अपने मेडिकल कॉलेज के अंदर कश्मीरी युवाओं के लिए सीटें रिजर्व करती है वहीं जाके पढ़े। अरे कश्मीर में क्यों पढ़ेंगे? कश्मीर में कोई पढ़ाने के लिए भी आता है तो उसके बच्चे वहां सेटल ना हो पाए, वहां पढ़ाई ना कर पाए। अगर कोई 10वीं या 12वीं पास करता है तो वो कश्मीरी ना कहलाए। अरे भाई ये व्यवस्था मांग रहे थे, इसीलिए हमने इसको गुपकार गैंग कहा था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा, चर्चा शुरू होने से पहले जो कश्मीर से प्यार करता है वो इस मीटिंग का बाइक सकता। अब आप सोचिए इनकी मांग क्या क्या रह गई है। इनकी मांग रही है आतंकवाद, हाथ में बंदूक। इनकी मांग रही है बेरोजगार युवा। इनकी मांग रह गई है वहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। इनकी मांग रह गई है कश्मीर को अलग थलग कर दिया जाए, अलग से हमारा कानून होना चाहिए। जो भी पैसा राजीव जेटली जी जरा मुझे सुन लीजिए एक मिनट। राजीव जेटली जी जरा मुझे सुन लीजिए एक मिनट। आप ये बताइए 2 साल में क्या क्या हुआ है कश्मीर में, ताकि मैं इन लोगों से वो बात करूं। कुछ आप बताइए कि इन 2 साल में जब से 370 हटी है क्या कुछ। बहुत अच्छा पंकज भाई, पूछिए इनसे 2 साल में क्या किया। जी जरा जवाब दीजिए इसका। मैं बताता हूं आपको। देश के प्रधानमंत्री ने 80,000 करोड़ रुपया दिया
देश के प्रधानमंत्री ने 2 एम्स कश्मीर में और जम्मू में, 8 मेडिकल कॉलेजेस, और उसके अलावा जो हमने वहां व्यवस्था करी उसमें लगभग 25,000, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि पद क्रिएट किए गए और 5 नर्सिंग कॉलेज बनाए गए। वहां पर पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वहां की सड़कें लगभग 1600 किलोमीटर की सड़कें बनाई गई। अरे वहां के रोजगार जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लेके आए ताकि वहां पे लोगों को रोजगार मिल पाए। 10,000 लोगों को जो वहां के कश्मीरी युवा थे वहां उनको रोजगार देने की व्यवस्था की जा रही है, कश्मीरी पंडितों के रोजगार की व्यवस्था की जा रही है। अरे ये सब कुछ क्यों हटाना चाहते हैं ये बताइए। 43% आतंकवाद में कमी आई है। कैसा कश्मीर चाहिए आपको? ठीक है, कैसा कश्मीर की मांग कर रहे हैं? ठीक है, जरा ताहिर सईद साहब, एक मिनट, वकार भट्टी में आपके पास आऊंगा। देखिए एक एक करके, बिकॉज एक मिनट इस तरीके से अधिकारों से वंचित मत रखिए। वहां पर जो गुरखा है उनको नौकरी नहीं मिलती थी, वाल्मीकि को नौकरी नहीं मिलती थी, पश्चिमी पाकिस्तान से आए लोगों को नौकरी नहीं मिलती थी। अरे वो जो हवा पर कब लगभग 70 साल से रह रहे हैं वो कश्मीरी नहीं कहलाएंगे, आप कश्मीरी कहलाएंगे, वहां की बच्ची कश्मीरी नहीं कहलाएगी, उसको अधिकार नहीं होना चाहिए। इस देश के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस वक्त में कहा था कि बच्चियों का अधिकार भी होना चाहिए, बाद में व्यवस्था करी गई। आपने आज तक वो व्यवस्था आपने अड़िग रखे, आपको अपनी बच्ची से प्यार नहीं है क्या? आप चाहते हैं मेरी बच्ची को पर मेरी प्रॉपर्टी का? राजीव आपने अपनी बात कह दी। अब मैं जरा ताहिर सईद साहब के पास जाना चाहूंगा। ताहिर सईद साहब, ये 2 साल में जो कुछ हुआ है, सरकार की तरफ से जो कुछ वहां पर स्टेप्स उठाए गए हैं, आप उनसे इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि ये बदलाव देखने को मिला जब से 370 धारा हटी है कश्मीर से? देखिए पंकज जी, मैं आज शायद इस डिबेट के लिए नहीं आया था कि मैं आज बीजेपी के प्रवक्ता के साथ इस चीज पे बहस करूं, लेकिन अब बीजेपी के प्रवक्ता ने ये बात छेड़ी है तो बात चली है तो जाहिर सी बात है अब तो इसको मुझे भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। आई विश कि बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो पूरा जरा रिसर्च करके आए होते। ये बातें ये कह रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे जो अगस्त 2019 का जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला हुआ उसको जस्टिफाई करने के लिए बीजेपी की लीडरशिप ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इनके मंत्रियों ने, इवन के प्रधानमंत्री ने भी, मतलब मुझे बड़ी ताहिर सईद साहब एक सीधी बात में आपसे ये जानना चाहूंगा, पूरा देश आपको सुन रहा है, जरा कश्मीर अब किस स्थिति में है, अगर वो तस्वीर अगर आप दिखा पाए। मैं पंकज जी बात पे आ रहा हूं, आप मेरी बात सुन लीजिए। मैंने सबको गौर से सुना पंकज जी, मैंने सबको गौर से सुना। आपने देखा होगा मैंने किसी में कोई, हाँ बोलिए आप पंकज जी, आप जरा गौर से सुनिएगा और जो भी बात कर रहे हैं बैकग्राउंड में उनसे भी मेरी विनती है कि मेहरबानी करके आप भी जरा गौर से सुनिएगा। मैंने सबको सुना। ये कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, ये जो मैंने कहा कि ये 2019 से इनका ये चलता आ रहा है, मैं इनको बता दूं, ये चीजें गिनवा रहे थे, ये हुआ, मैं इनको बता दूं, जो एम्स की बात कर रहे हैं, एम्स यहां पर पीडीपी सरकार ने बनाए हैं। आज भी आज जाइएगा, वहां पर जो फाउंडेशन स्टोन है वहां पर लिखा है महबूबा मुफ्ती ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ J&K, जिन्होंने उसका संग बुनियाद डाला है। 4 यहां पर मेडिकल कॉलेज बने, महबूबा जी ने बनाए, उनकी सरकार ने बनाए। ठीक है, कोई बिल्डिंग तो रातों रात तो नहीं बनती है, आपको कोई बिल्डिंग बनाने 2 साल लगते हैं, कहीं पे जाके आप इनका इन्होंने उसका इनॉग्रेशन कर लिया। आप मेरी बात सुन लीजिए, जम्मू कश्मीर पूरे देश में, आप मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, साथ में पूरे देश में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर हिली एरियाज में सबसे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कहीं है तो वो जम्मू कश्मीर है। पूरे देश में अगर कहीं SC और ST सबसे ज्यादा एम्पावर है, सबसे ज्यादा अगर उनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर है, वो आप देख लीजिए। इनके स्टैटिस्टिक्स से गवर्नमेंट इंडिया के सबसे बेहतर जम्मू J&K में है। पुअर्टी गुजरात में जो है वो 20% है, जम्मू कश्मीर में 10% है। अब ये आकर जो देश को बता रहे हैं, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे कि जम्मू कश्मीर में कुछ था ही नहीं। इन्होंने 370 हटा दिया। यहां पर तब तक गरीबी थी, लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं था, खाने के लाले पड़ गए थे। इन्होंने 370 हटा दिया, सब ठीक हो गया। नहीं, देखिए 2 सालों में कम से कम आतंकी घटनाएं जो हैं वो तो नहीं हुई हैं, ये एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है ताहिर सईद। यहां आप मेरी बात सुन, हाँ देखिए ये कह रहे हैं ना, घटनाओं की बात कर रहे हैं, फिर आप 90 से स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए। 90 से ये जो मिलिटेंट की जो हरकतें जो हैं, जो वारदातें हैं या उनकी जो रिक्रूटमेंट है, 90 से उसमें अप डाउन होता रहा है। जब हमारी पहली सरकार थी 2002 से 2005 तक, उसमें आप देख लीजिए कहां तक पहुंच गया था।
तो उसका मतलब क्या है? देखिए, ये जो है मिलिटेंट्स की जो एक्टिविटीज है, उनका रिक्रूटमेंट है, इसमें यहां पर अप डाउन होता रहता है। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो शायद रिपोर्ट भी नहीं हो रही है, कई चीजें ऐसी हैं जो शायद रिपोर्ट भी नहीं हो रही है। मैं आपको बता रहा हूं यहाँ के हालात के बारे में। बाकी जो आपको बता रहे हैं सब कुशल मंगल है, सब कुशल मंगल नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोगों का विश्वास, जम्मू कश्मीर के लोगों का कॉन्फिडेंस वो शेक हो चुका है। जी चलिए, राजीव जेटली देखिए अपनी बारी में बोलिएगा प्लीज। राजीव जेटली साहब अपनी बारी में बोलिएगा। अब जरा मुझे दूसरे मेहमानों के पास भी जाने दीजिए। इफ्तिखार साहब, आपने दोनों को सुना, आपने बीजेपी के प्रवक्ता को भी सुना और आपने पीडीपी के नेता को भी आप सुन रहे हैं। आप कश्मीर की इस वक्त तस्वीर क्या है? इन 2 सालों में कितना कुछ कश्मीर में बदला है, जरा वो बताइए। देखिए, जो मुद्दा है बेसिकली प्राइम मुद्दा जो डिबेट का है, मैं उसी के इर्द गिर्द में रहना चाहता हूं। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे राजीव जी ने यहाँ पे बातें करी, डेवलपमेंट हो गई, अब सारा कुछ कुशल मंगल है, तो इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया है कि हम इनके साथ बात करेंगे, यहाँ पे पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, जबकि हकीकी मायनों में ये बात नहीं है। बात है कि अगर आपको याद होगा, पिछले हफ्ते में ही वॉशिंगटन डीसी से एक प्रेशर थ्रस्ट आ गया कि हिंदुस्तान की सरकार को जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए। इसमें इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं जिसका आज ये कहीं रोकथाम करना चाहते हैं। इसमें यूपी का जो इनमें जिनको हिंदुस्तान में बाकी स्टेटों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है भारतीय जनता पार्टी की, उनको ये सिद्ध करना चाहते हैं। जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, पर्टिकुलरली कश्मीर की बात है, एम्स कहां पे है? मुझे दिखाएं ना आप कहां पे। यहाँ पे सोहरा मेडिकल इंस्टीट्यूट के सिवा बताएं मुझे एक हॉस्पिटल। यहाँ पे लोग मरे, हजारों की संख्या में लोग कोविड से मरे, यहाँ पे गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था कहीं पे। आप बात कर रहे हैं हॉस्पिटलों की, यहाँ पे बेड नहीं होता है। आज की डेट में दांत अगर आपको निकालना होगा, आपको प्राइवेट हॉस्पिटल दिल्ली चंडीगढ़ जाना होता है। आंख, छोटे से आंख के ऑपरेशन के लिए आप चंडीगढ़ जालंधर जाते हैं। जम्मू कश्मीर में आप हमें बोलते हैं कि आपने सुविधा दे दी, कौन सी सुविधा दे दी? एक सुविधा आपने दे दी, आपने रोके क्या जी, सुनिए मेरी बात को, एक सुविधा आपने दी, आपने चाइना को घुसपैठ दिया, कोई कश्मीर में। सुनिए ना मेरी बात, आप नहीं, आपको ये हैकल करना अच्छी बात नहीं ना, आपको सुना जाएगा ना मेरा। आपकी हुकूमत में चाइना। राजीव जेटली देखिए, अगर दोनों लगातार बोलेंगे तो दर्शकों तक आवाज नहीं पहुंचेगी। सबको मैं वक्त दे रहा हूं, जरा अपनी अपनी बारी में बोलिए। इफ्तिखार साहब अपनी बात कंप्लीट कीजिए। राजीव जी थोड़ा सा मैच्योर रखिए। चाइना, आपकी हुकूमत में चाइना इन्वेडर हो गए, आपकी हुकूमत में कितने सारे सीज़फायर वायलेशन हुए, उनका आंकड़ा बता दीजिए। आप गिनाते हैं कि सब कुछ कुशल मंगल है। राजीव जी, यहाँ पे कुशल मंगल कुछ भी नहीं है, डेवलपमेंट जीरो है। आप मुझे बताएं, आपके प्रधानमंत्री कितनी बारी यहाँ आए? जब अगर उनमें कॉन्फिडेंस होता तो आज ये मीटिंग श्रीनगर में बुलाते, वो दिल्ली क्यों जाते? क्योंकि उनमें वो क्षमता नहीं है कि वो यहाँ आके लोगों को फेस करेंगे। यहाँ के लोगों को ब्रीच किया है सरकार ने, हर एक मुद्दे पे ब्रीच किया है। ठीक है, सुशील पंडित जी जरा आपके पास मैं आना चाहूंगा, फिर मैं राजीव जेटली आपके पास भी आऊंगा। एक मिनट जरा, सुशील पंडित जी, अंतरराष्ट्रीय दबाव है जिसके चलते ये ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने को मजबूर हुई है केंद्र सरकार, ये इफ्तिखार साहब कह रहे हैं, क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? और दूसरा, कश्मीर को आप भी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, लगातार ये बात होती थी, बीजेपी से सवाल किए जाते थे कि क्या 90 के बाद जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को छोड़ना पड़ा कश्मीर, क्या उनकी वापसी होगी? तो ये वादा किया जाता था। क्या आपको लगता है उस दिशा में भी कुछ कदम उठा है? और ये जो मीटिंग है, इसका एजेंडा क्या रहने वाला है? आपको क्या लगता है? पता नहीं, इफ्तिखार साहब को सीआईए डायरेक्टली ब्रीफ करती है या आईएसआई ब्रीफ करती है, लेकिन मुझे तो कोई इंटरनेशनल दबाव नजर में नहीं आता। अभी मिस्र में मोरसी को गए हुए उसकी इलेक्शन के बाद कितने साल हो गए? वहां पर कोई दबाव है क्या चुनाव कराने का? ये क्या बात कर रहे हैं? भारत पर कोई दबाव डालेगा और मोदी सरकार पर दबाव डाल के कोई पूछ उमेट करके कुछ करवा लेगा? ये किस ख्याल शरीफ में, कौन से खामखा क्या फूकते हैं, ये मुझे मालूम नहीं। लेकिन ठीक है, मुगालते पालने को, ये फ्री कंट्री है, वी आर अ डेमोक्रेसी, इसमें एवरीवन हैज अ राइट टू स्टे वेयरएवर दे वांट टू, इवन इन अ फूल्स पैराडाइज। तो ये कहीं भी रुकें, कहीं भी रहें, मुगालते पालें। लेकिन हाँ, हमारी सरकार, हमारा नेतृत्व किसी भ्रम में रह करके नीति बनाए, ये देश के लिए घातक होगा।
ये बात बिल्कुल ठीक है कि इस समय जो वहां पर लीडरशिप है अलग अलग पार्टीज की, जब ये रिहा हुए थे फारूक साहब तो इन्होंने कहा था कि हम चीन से लेंगे 370 अरब, और यही महबूबा मुफ्ती आए दिन कहती है कि पाकिस्तान से बात कीजिए, जबकि इनको मालूम है कि देश की नीति कहती है कि जब तक आतंक रहेगा तब तक बातचीत नहीं होगी। ये लोग भारत के दुश्मनों की पैरवी करते हैं और उनके हितों की तर्जुमानी यहां करते हैं और खुलेआम बेशर्मी के साथ करते हैं। ऐसे में इनको लेजिटिमेसी देना, इनको स्पेस देना, ये मरते हुए को ऑक्सीजन देने वाली बात है, ये सांपों को दूध पिलाने वाली बात है। ऐसे लोगों को कतई स्पेस नहीं देना चाहिए। आप वहां ग्रास रूट डेमोक्रेसी शुरू कर रहे हैं, पंचायती चुनाव करा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन करा रहे हैं, वहां से नई लीडरशिप निकलेगी, थोड़ा सब्र कीजिए। उस व्यवस्था में से चुन चुनकर जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं उनको वीड आउट कीजिए, जो जिहाद परस्त लोग हैं उनको किनारे कीजिए। ये काम लंबा चलने वाला है। कश्मीर की डी माइनिंग करने की जरूरत है। 70 साल 370 की छतरी के नीचे वहां पर माइनिंग हुई है, उसमें जगह जगह लैंड माइंस प्लांट की गई हैं। उसकी एकेडमिया में, उसकी एजुकेशन में, उसकी ब्यूरोक्रेसी में, उसकी पुलिस में, उसकी लोअर जुडिशरी में, उसकी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस में ये काम करने लायक हैं। इन अधमरे सांपों को फिर से बुला करके दूध पिलाने से कश्मीर और बर्बादी की तरफ जाएगा, और ये तो कतई नहीं होना चाहिए। बल्कि जम्मू को कश्मीर की इस आतंकग्रस्त घाटी से अलग करके एक राज्य बनाना चाहिए। कश्मीर घाटी को 2 हिस्सों में बांटना चाहिए, वहां एक पनुन कश्मीर बनना चाहिए। और दूसरी बात, कश्मीर की जनसंख्या, मैं पंकज जी आपको बता दूं, दिल्ली की जनसंख्या का 1/3 है, जस्ट 1/3। वहां हमने उनको वजीर आजम कैसा पद दे रखा था। ये वजीर आजम मागम इसके लायक नहीं है। वहां एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होनी चाहिए इन 2 कश्मीरों की, और 2 मेयर होने चाहिए बस। वहां कोई चीफ मिनिस्टर की जरूरत नहीं है, कोई प्राइम मिनिस्टर। ये कमाल है। आप इनको जितना सर पे चढ़ाएंगे उतना आपके सर पर। राजीव जेटली साहब, जो बात सुशील पंडित कह रहे हैं, क्या उससे इत्तेफाक रखते हैं? वो कह रहे हैं कि इनको बुलाना ही नहीं चाहिए। क्यों बुला रहे हैं इनको? इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? हालांकि आपने बड़ी खूबसूरत बात से शुरुआत की थी। आपने कहा था कश्मीर को आगे ले जाना है, इसलिए एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और कश्मीर को आगे ले जाएंगे। लेकिन सुशील पंडित साहब कुछ और बात नहीं। मैं तो पंकज भाई एक बात से हैरान हो रहा हूं। आपने लिखा हुआ सबके नीचे कश्मीरी एक्टिविस्ट। अगर सच्चाई में कश्मीरी एक्टिविस्ट और कश्मीर जाते भी हैं कभी कभी या घर से बाहर निकलते हैं, तो मुझे लगता है कि इफ्तियार साहब की जो बात का जवाब है वो मैं तो नहीं दे सकता, तो वो पीडीपी के प्रवक्ता देंगे, जो अभी क्लेम कर रहे थे कि 2 एम्स जो है वो हमारी सरकार में बनाए गए थे। मतलब अभी देखिए, 2 राजनीतिक पार्टियां, एक एक्टिविस्ट और एक राजनीतिक पार्टी। पीडीपी के प्रवक्ता कह रहे हैं एम्स हमारी सरकार में शुरुआत हुआ था। मतलब पीडीपी के प्रवक्ता ये भी कह रहे हैं राजीव जेटली जी कि एजेंडा जो है वो पता होना चाहिए कि क्या कुछ होने वाला है इस मीटिंग में, ये क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी चाहिए उसमें। राजीव जी, 2 एम्स का संगी बुनियाद मेरी पार्टी ने डाला था। मेरी पार्टी की हुकूमत थी और आपकी पार्टी ने गवर्नर रूल जब से यहाँ पे चला आपने काम रुकवा दिया है। सुनिए, मैं आप एम्बैरेस मत होइए, कोई बात नहीं, आपने थोड़ी देर पहले बोला था, आप छोड़िए उस बात को। अब मैं कह रहा हूं कि कश्मीर के मैं एम्बैरेस नहीं हो रहा हूं, मैं एम्बैरेस नहीं हूं। व्यवस्था में वहां की राजनीतिक आपको गूगल में सब डिटेल्स मिल जाएंगी, होना बहुत जरूरी है। देश के प्रधानमंत्री सरकार है यहाँ पर, मनोज सिन्हा जी ने ताहिर सईद साहब, जो आपने मीटिंग के एजेंडे की बात की थी उस पर बात कर रहे हैं राजीव जेटली, जरा उनको सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। मैंने जो आपका सवाल था वो मैंने दोहराया, राजीव जेटली से मैं पूछ रहा हूं कि ये जो मीटिंग है, आपने कहा था इसका एजेंडा क्लियर होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि किस बारे में ये बैठक होने जा रही है, सर्वदलीय बैठक, तो उसका जवाब दे रहे हैं। अगर आपको इत्तेफाक नहीं होगा उनकी बात से तो आप अपनी बात कहिएगा। जरा राजीव जेटली को सुन ले, फिर मैं आपके पास आता हूं। राजीव जेटली, देखिए, जम्मू से लेकर कश्मीर तक हर किसी का बराबर का योगदान कश्मीर की राजनीतिक व्यवस्था में होने चाहिए। कश्मीर में चंद लोगों द्वारा चंद क्षेत्रों से चुने जाने के बाद शासन करने की प्रथा को खत्म करना चाहिए। ये सबसे बड़ा मूल उद्देश्य है। और जो बात सुशील पंडित ने कही उस पर क्या कहेंगे आप? उन्होंने कहा जम्मू को अलग कर दो। हाँ, मैंने आपसे कहा सबका योगदान, सबका जो जम्मू कश्मीर से प्यार करता है उसमें हर व्यक्ति का योगदान,
और कौन सी राजनीतिक पार्टी नहीं चाहेगी कि सबका योगदान होना चाहिए? उसमें गुरखा भी होना चाहिए, उसमें दलित भी होना चाहिए, उसमें कश्मीरी सिख भी होना चाहिए, कश्मीरी हिंदू भी होना चाहिए, हर किसी का योगदान वहां चाहिए। और जो कुछ मांगे तो ऐसी भी आ रही है कि शायद कश्मीर में जो लोग वंचित रह गए हैं राजनीतिक व्यवस्था में, उनके लिए भी कुछ सीटें रिजर्व करनी चाहिए। ऐसी भी चर्चाएं हो रही हैं। राजीव जेटली जवाब दीजिए, सुशील पंडित जी क्या कह रहे हैं? एक मिनट जरा सुशील पंडित जी को सुन लीजिए। राजीव भाटी, वकार भाटी, मैं आपके पास भी आऊंगा, जरा सुशील पंडित जी को सुन लीजिए, वो क्या कह रहे हैं, इसका जवाब दीजिए राजीव जेटली। सुशील जी बोलिए। राजीव जी, मेरा बड़ी विनम्रता से यह प्रश्न है कि आपने जिस बातचीत के लिए दर्जनों इन्विटेशंस भेजे हैं, किसी कश्मीरी पंडित संगठन के प्रतिनिधि को बुलाया है इस बातचीत में? उनका योगदान चाहिए कि नहीं चाहिए? जवाब दीजिए राजीव। मैं तो बोल रहा हूं पंडित जी, मैंने तो ये बात रखी, देश के प्रधानमंत्री संवाद करेंगे, बहुत सारी उस बातें उस वक्त पे मीटिंग में आएंगी, लेकिन ये मांग तो आ ही रही है, ये जम्मू कश्मीर से ही आ रही है कि क्या पंडितों के लिए सीट रिजर्व नहीं होनी चाहिए? क्या सिखों के लिए सीट रिजर्व नहीं होनी चाहिए? क्या और लोगों के लिए जो वंचित रह गए उनके लिए सीट रिजर्व नहीं होनी चाहिए? जब पूरे देश के अंदर ऐसी व्यवस्था है तो कश्मीर में क्यों नहीं होनी चाहिए? ऐसी मांग है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जब मीटिंग करेंगे, उस मीटिंग में इसके ऊपर निर्णय होंगे और इन राजनीतिक पार्टियों का योगदान चाहिए उसके लिए। जब सब लोगों का रिप्रेजेंटेशन होगा तो वही तो कश्मीर कहलाएगा, उसे ही जम्मू कश्मीर कहा जाएगा। ठीक है, बहुत देर से मैं वकार भाटी के पास नहीं गया। वकार भाटी, जरा आप अपनी बात कहिए। देखिए 2 साल बाद ही से ये डेडलॉक टूटने जा रहा है, 2 साल बाद इतनी बड़ी बैठक होने जा रही है, नहीं लगता आपको बहुत वेलकम चेंज है और कश्मीर के हित में है ये? पंकज भाई, कभी भी कोई भी चीज होनी चाहिए तो बातचीत से ही हर मसले का हल निकलता है। ये तो इस चीज को तो मैं भी मानता हूं। जहां तक यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक बात कही कि जो एक्टिविस्ट, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, ये कभी कश्मीर में जाते भी हैं या नहीं जाते, इनसे पूछ लीजिए। मैं एक सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मूवमेंट का चेयरमैन हूं, और अगर आपको देखना भी होगा तो मेरी जमात के जाके 10 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स मेरे सोशल मीडिया के पेज पर देख सकते हैं इस कश्मीर में। और नंगे पांव मार्च कर रहा हूं 370 के बाद अपने खसूसी दर्जे को वापस करने के लिए हर गली हर शहर में। आप युवा हैं, इस मुश्किल वक्त में, जो मुश्किल वक्त आया देश के ऊपर, इसमें आपने क्या किया? मैंने मुश्किल देश में जब ये कोरोना का है तो इस पे 8 लोग इस महीने में खो दिए हैं, जिसमें मेरे फादर भी हैं जो कोरोना से डेथ हो चुके हैं। 8 फैमिली मेंबर मेरे कोरोना से मरे हैं। उसके बाद भी लोगों की मदद जाके कर रहा हूं और जो आगे भी करूंगा। जहां तक बात हुई ना, यहाँ बात कर रहे हैं कि ये जो पॉलिटिकल पार्टियों को आपने यहां से दावत दी है, तो पहले सर मुझे बताइए, क्या उन लोगों को दावत दी जिनके पीछे कश्मीर की आवाम खड़ी है, कश्मीर की यूथ है? क्या वो इंजीनियर शीट जिसको आपने बंद करके रखा 370 से आज दिन तक, एक मास लीडर है जो नॉर्थ कश्मीर का, क्या आपने उसको रिलीज किया? क्या उसको दावत दी आपने? नहीं दी। क्या और जितने अफ्तार मिर्ज़ा जैसे एक्टिविस्ट हैं या बाकी जैसे जो कश्मीर में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जो जिनके साथ युवा जुड़े हुए हैं, क्या इन लोगों को आपने दावत दी? नहीं दी। आपने फिर किसको दावत दी है? उन्हीं सियासी जमातों को जिनके साथ आप पहले मिलकर सरकारें बनाते थे, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, चाहे वो पीडीपी थी, चाहे वो सजाद गनी लोन की जमात थी, चाहे वो अपनी पार्टी के नाम से आपकी एक पार्टी बनी है। सुझाव दिया गया उसका जो बैठक आप किसको बुलाते? ये ना आप जम्मू कश्मीर ज्यादा से ज्यादा कश्मीरी लोगों का योगदान होना चाहिए। मैं तारीफ करूंगा इस बात के लिए। ताहिर साहब आपने वकार भाटी को सुना अभी, वो ये कह रहे हैं कि एतबार करने लायक कोई भी दल नहीं है। देश के नागरिक और हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। सर मुझे पूछिए, इनसे सर पूछिए कि जो लोग यहाँ स्क्रीन पर काम कर रहे हैं, क्या उन लोगों को आपने 370 के बाद उनको सिर्फ आपने टारगेट किया है, प्रेशराइज करके जेलों में डाला है? ठीक है, इसका जवाब मैं लूंगा। आपकी बात सुन ली हमने, वकार भाटी आपकी बात सुन ली। ताहिर साहब, कोई भी दल जो है एतबार करने लायक नहीं है, ये वकार भट्टी कह रहे हैं, इनको भी जरा जवाब दीजिए। और अब आपको क्या लगता है कि ये जो 2 दिन अब आपकी गुपकार की बैठक होने वाली, उसके बाद कोई पक्का निर्णय लेगा ये दल कि हाँ तमाम जो दल हैं वो शामिल होंगे प्रधानमंत्री की इस बैठक में? गुपकार में 2 जमातें इस टाइम बची हैं सारी। ठीक है वकार भट्टी, पहली बात। ताहिर साहब, देखिए किस पॉलिटिकल पार्टी को बुलाना चाहिए, किस पॉलिटिकल पार्टी को, पंकज जी देखिए, किस पॉलिटिकल पार्टी को बुलाना चाहिए, नहीं बुलाना चाहिए, ये प्राइम मिनिस्टर कार्यालय का उनका फैसला है। उसमें हम ये बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है वो जवाब देंगे। जहां तक वकार भाई मेरे कह रहे हैं कि क्रेडिबिलिटी की बात, जहां तक वकार भाई कह रहे हैं कि भरोसे की बात कर रहे हैं, मैं इनको बता दूं, ये फैसला करने वाले ना वकार साहब है टीवी स्टूडियो पे, ना मैं हूं, ये जम्मू कश्मीर के लोग फैसला करने वाले हैं। अभी
रिसेंटली जब बीजेपी के चुनाव भी हुए तो तब भी आपने देखा कि जम्मू कश्मीर का किन पर भरोसा है। जहां तक नहीं, वकार भाई मैं इन चीजों में मत बोलिए, वकार भाई इन चीजों में मैं यकीन नहीं रखता हूं। आप बात सुन लीजिए, आपने जो कुछ कहना था, आपने कहा मेरे साथ 7 लाख लोग हैं, तो देख लीजिए अगर आपके साथ 7 लाख लोग हैं तो आई विश कि आप फिर नए चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, तो ठीक है। तो आज जिसके साथ यहाँ पे 7 लाख लोग होंगे वो तो यहाँ चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। आप कर लीजिए, किसी को पता नहीं चलेगा कि कौन क्या कहना चाहता है। अब राजीव जेटली, जरा मैं आपके पास भी आना चाहूंगा, जरा आप ये बताइए कि 24 तारीख को क्या ऐसा एक वो आगे का रोड मैप और किस तरह से कश्मीर अब आगे जाएगा उसको लेकर एक बड़ा फैसला हो सकता है क्या? नहीं, ये कश्मीर आगे कैसे जाएगा उसके ऊपर कार्य चल रहा है। हाँ। हमने और लोगों को, जो भी वहां पे लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो राजनीतिक पार्टियां, उनका समावेश कैसे करना है, उस बात के ऊपर देश के प्रधानमंत्री संवाद सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ करेंगे। कश्मीर आगे कैसे जाएगा उसका मैं ब्यौरा आपको दे सकता हूं। आगे जाना शुरू हो चुका है, अब उसे पीछे नहीं लेके जाया जा सका। तो हमें एक आग्रह करेंगे, चाहे इफ्तियार साहब हो, चाहे वकार भट्टी साहब हो, चाहे पीडीपी के प्रवक्ता हो, इन सबका योगदान उसमें चाहिए। देखिए, आपके आंखों में कश्मीर के लिए प्यार नजर आना चाहिए, आपकी आंखों में कश्मीर के लिए एक होप नजर आनी चाहिए। वो पुराने दिन मत याद करवाइए, क्योंकि जो आप बात रखते हैं उससे कहीं ना कहीं पुराने काले दिन नजर आने शुरू हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही कि पुरानी बातों को याद नहीं करना है, कश्मीर को एक नई आशा दिलवानी है, कश्मीर को आगे ले जाना है, कश्मीर की बेहतरी के लिए काम करना, और शायद इस बैठक में वो सब हो, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जेटली, ताहिर सईद साहब, इफ्तिकार मिसगर साहब, सुशील पंडित जी और वकार भाटी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बैठक के बाद कश्मीर जो है वो आगे की ओर जाएगा और फिर से वो खुशहाल कश्मीर देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।